हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ये हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने बहुत कुछ जाना था और बहुत सी एक्टिविटीज़ की थी, जैसे कि हमने जॉइंट्स के बारे में जाना था और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में जाना था, पिवोटल जॉइंट के बारे में जाना था, हिंज जॉइंट के बारे में जाना था, फिक्स्ड जॉइंट के बारे में जाना था और स्केलेटन मतलब एक ह्यूमन कंकाल के बारे में जाना था। और हमारे जो पाम है, हथेली है, उसके अंदर छोटी छोटी बोन्स से जो हमारी हथेली बनी है उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं, ये भी हमने जाना था। और रिब केज क्या होता है वो भी हमने जाना था और बैक बोन क्या होता है वो भी हमने जाना था। और ये छोटी छोटी जिन हड्डियों से मिलकर बना होता है उन्हें वर्टिब्रे कहते हैं, ये भी हमने जाना था। और इसी के साथ हमने शोल्डर बोन के बारे में जाना था, पेल्विक बोन्स के बारे में जाना था, कार्टिलेज के बारे में जाना था, मसल्स के बारे में और कंट्रैक्शन के बारे में जाना था। चलिए सेशन 8.2 पर चलते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स, जंतुओं की चाल। पहला है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब केंचुआ। चलिए एक्टिविटी 5 करते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ ग्रीन गार्डन। किसी गार्डन में सॉइल पर चलता हुआ कोई अर्थवॉर्म देखिए। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग और फिल्टर पेपर और इसे पकड़कर किसी ब्लोटिंग ब्लोटिंग मतलब जो स्याही सोख लेता है पन्ना, उसे कहते हैं, और फिल्टर पेपर पर रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट। फिगर 8.18। फिगर 8.18 ये रहा, ये एक केंचुआ है। तो अब आप उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उसकी चाल है वो देखिए। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। और इसके बाद आप केंचुए को, अर्थवॉर्म को किसी स्लिपरी सरफेस पर या फिर किसी स्मूथ ग्लास प्लेट पर रख दीजिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ। अब इसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। इज इट डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑन पेपर। क्या इसकी चाल जो अब ग्लास प्लेट पर आ रही है वो पेपर पर जो चाल थी क्या उससे अलग है। In which of the above two surfaces do you find that earthworm is able to move easily? अब आपने इन दोनों सरफेसेस पे अर्थवॉर्म को चलाया तो दोनों सरफेसेस में आपको कौन सा सरफेस लगा जिसपे जो अर्थवॉर्म है वो इजीली मूव कर पा रहा है। The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. एक अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो बहुत सारी जॉइंट्स को बहुत सारी रिंग्स को ज्वाइंट करके बनी होती है। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। एक अर्थवॉर्म के बोन्स नहीं होते। It has muscles which helps to extend and shorten body. इसकी muscles होती हैं और यही इसकी body को extend और shorten करने में इसकी help करती हैं। During movement, the earthworm first extends the front part of body, keeping the rear portion fixed to the ground. मूवमेंट के जब ये मूवमेंट करता है, चलता है, तो अर्थवर्म अपना पीछे का हिस्सा भूमि में जकड़ लेता है, भूमि से जकड़ लेता है ग्राउंड में और अपना आगे का हिस्सा फैला लेता है। Then it fixes the front end and release the rear end. अब ये अपना आगे का हिस्सा भूमि में जकड़ लेता है और पीछे के हिस्से को आज़ाद कर देता है। It then shortens the body and pulls the rear end forward. तो यही जो इसने प्रोसेस किया, इसी के हेल्प से ये स्मॉल डिस्टेंस पर मूव करने में एबल हो पाता है। Repeating such muscles expansions and contractions, the earthworm can move through soil. Its body secretes
a slimy substance to help the movement. केंचुआ इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है और सॉइल में मूव कर पाता है। इसके शरीर के अंदर कुछ स्लिमी सब्सटेंसेस होते हैं जो इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? यह अपने शरीर के हिस्से को किस तरीके से ग्राउंड में फिक्स कर पाता है? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी ब्रिस्टल्स प्रोजेक्टिंग आउट। इसके शरीर के अंदर छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स मतलब कुछ हेयर के स्ट्रक्चर की तरह। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स। तो जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो मसल से कनेक्ट होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। तो इसी तरीके से जो ब्रिस्टल होते हैं वो ग्राउंड में एक केचुए को ग्रिप करने में, एकदम टिका रहने में उसकी हेल्प करता है। The earthworm actually eats its the way through the soil. केचुआ वास्तव में जो रास्ते पर चलता है यह उसके दौरान आने वाली मिट्टी को खाता है। Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. और जो undigested part होता है, undigested कोई फूड होता है, वो इसकी बॉडी थ्रो कर देती है, निकाल देती है बाहर, जो इसने खाया होता है। This activity of an earthworm make the soil more useful for plants. तो यही एक्टिविटी प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल बन जाती है अर्थवॉर्म द्वारा, जो अनडाइजेस्टेड होती है वही। चलिए अब सेकंड चलते हैं, स्नेल। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड। अपने किसी गार्डन या फिर किसी खेत में एक स्नेल को ऑब्जर्व कीजिए। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीड ऑन इट्स बैक? फिगर 8.19। क्या आपने इसकी पीठ पर कोई राउंडेड स्ट्रक्चर देखा है जो ये अपने साथ लेके घूमता है? इसकी बात की जा रही है, ये वाला। दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट is the outer skeleton of the snail but is not made of bones. यह इसका शेल है और हम इसे कह सकते हैं कि ये आउटर स्केलेटन है स्नेल का, बट ये किसी बोन से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें कोई बोन्स नहीं होती। द शेल इज अ सिंगल यूनिट, डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। यह शेल सिर्फ एक सिंगल यूनिट होता है और ना ही इससे जो स्नेल है उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई हेल्प मिलती है। ये जो शेल है वो स्नेल के साथ ही खिसकता चला जाता है। प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट। अब एक स्नेल को किसी कांच की प्लेन प्लेट पर रखिए और इसे वॉच कीजिए, देखिए इसे। When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. अब जो प्लेट आपने ली थी कांच की, जैसे ही स्नेल चलना शुरू कर दे इस प्लेट को उठाइए और अपने सर पर रखिए। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बेन हेड। तो अब इसकी मूवमेंट्स को बेन हेड के द्वारा देखिए, मतलब अपने सर तक ले जाइए, अपनी आंखों तक, और देखिए इसे ध्यान से। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening the shell. तो जैसे ही वो जब स्नेल चलता है तो जो शेल होता है उसमें एक छोटा सा आपको वो छेद दिखाई देगा जिसमें से हेड निकलता है, एक हेड तरीके का स्ट्रक्चर निकलता है। The thick structure is its foot made of strong muscles. तो जो थिक स्ट्रक्चर है, मोटा स्ट्रक्चर है, वो इसके पैर है जो कि मसल्स से बने हुए हैं, इसमें भी कोई बोन नहीं है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब ध्यान से जो प्लेट है, ग्लास प्लेट है, उसे धीरे से टेढ़ा कीजिए। द वेवी मोशन ऑफ फूट कैन बी सीन। तो जो वेवी मोशन होगा, लहराता हुआ मोशन होगा फूट का, वो आप देख सकते हैं। इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म? तो क्या अर्थवर्म की स्पीड से अगर हम देखें तो जो स्नेल है वो फास्ट चलता है या फिर स्लो चलता है? तो आइए अब हम थर्ड एनिमल देखते हैं, कॉकरोच। एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। फिगर 8.20। अब एक कॉकरोच को ऑब्जर्व कीजिए। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो जो कॉकरोचेस हैं वो वॉल भी
चल भी सकते हैं, उछल भी सकते हैं और एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दे हेल्प इन वॉकिंग। तो एक कॉकरोच के 3 पेयर्स होते हैं लेग्स के, जो कि इसे चलने में इसकी हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन, इसकी बॉडी एक हार्ड स्केलेटन से कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंड टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट्स। तो ये जो कॉकरोच का आउटर स्केलेटन है, ये बहुत सारी जो प्लेट्स हैं उनको ज्वाइन करके बना है और जो इस कॉकरोच को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड, इसके विंग्स के 2 पेयर होते हैं जो कि इसके सर के पीछे होते हैं इसकी बॉडी में। द कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। तो जो कॉकरोच है उस पे उसके पास एक डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं जो कि उसके पैर के पास होती हैं, उसके पैर के नियर होती हैं, जो कि उसे पैर को वॉक करने में मूव करने में हेल्प करती हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। तो जो कॉकरोच की मसल्स हैं वो इसे इसके विंग्स को उड़ने में हेल्प करती है। अब चलिए 4th पर, बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। तो जो बर्ड्स होते हैं वो लैंड पर वॉक करते हैं और एयर में फ्लाई करते हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। तो कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं डक और स्वान्स की तरह जो कि वाटर में स्विम करते हैं, वाटर में तैरते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज एज वेल सुटेड फॉर फ्लाइंग। तो बर्ड्स उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो फ्लाइंग के लिए सुटेड होती है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, इनके जो बोन्स हैं बर्ड्स के वो खोखले होते हैं और लाइट होते हैं। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। उनकी बोन्स में जो हवा है वो प्रकोष्ठ हो जाती है, भर जाती है, जिससे कि उनके जो बोन्स हैं वो थोड़े भारी हो जाते हैं पर ज़्यादा भारी नहीं। द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज स्विंग्स। तो ये जो बोनी पार्ट्स है फोरलिम्स का उससे वही स्विंग के लिए मॉडिफाइड हो जाता है। ये देखिए ये अगर हम कहें तो इसका हाथ है ये। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, तो इसकी जो शोल्डर बोन्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स फॉर ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, फिगर 8.21। तो जो ब्रेस्ट बोन्स होती हैं बर्ड्स की वो उनकी मसल्स को जकड़े रहती हैं और इसके साथ साथ उनके विंग्स को, उनके पंख को ऊपर नीचे मूव करने में उनकी हेल्प करती हैं बर्ड्स। तो चलिए 5 पर चलते हैं, फिश। एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ अ नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, फिगर 8.22a। अब एक पेपर की बोट बनाइए, इसे पानी में डालिए और इसे किसी नैरो एंडिंग पॉइंट से पुश कीजिए पीछे की तरफ। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या अब ये वाटर में इजीली जा पाती है। नाउ होल्ड द बोट साइड वे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड, फिगर 8.22b। अब बोट को दोनों साइड से कुछ इस तरीके से पकड़िए कि बोट चारों ओर पानी में फ्लोट करने के एबल हो जाए। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। अब जो आप दोनों साइड से इस बोट को पुश करते हैं इस तरीके से, क्या आप बोट को पानी में तैराने में सफल होते हैं। Have you noticed that the shape of a boat is somewhat like a fish? Figure 8.23। तो क्या आपने गौर किया कि जो बोट का साइज होता है, बोट का शेप होता है वो मछली की तरह ही होता है लगभग। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both ends. This body shape is called streamlined line।
तो जो फिश का हेड और टेल होता है वो इसके मिडल पोर्शन के मुताबिक पतला और नुकीला होता है। इसी बॉडी की शेप को हम स्ट्रीमलाइन कहते हैं। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in the water. तो ये जो स्ट्रीमलाइंड शेप होता है वो मछली के आसपास वाटर को फ्लो कर देता है और मछली वाटर में मूव करने के एबल हो पाती है। The skeleton of the fish is covered with strong muscles. तो जो फिश का skeleton होता है, कंकाल होता है, वो strong muscles से covered होता है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. स्विमिंग के दौरान जो मछली का आगे का भाग होता है वो कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, और जो पीछे का भाग होता है वो विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। The fish forms a curve as shown in figure 8.24. जो फिश है वो कुछ 8.24 की तरह दिखाया गया कर्व बनाती है। Then quickly the body and tail curve to the other side. तो जो बॉडी की टेल होती है, पूंछ होती है, वो कर्व कर जाती है अदर साइड से। This makes a jerk and pushes the other body forward. तो इससे मछली को एक झटका लगता है और वो आगे की तरफ पुश हो जाती है। A series of such jerks make the fish swim ahead. और यही झटका मछली को मूव करने के लिए हेल्प करता है। This is helped by fins of tail. ये उसकी मछली की फिन्स और टेल की हेल्प से हो जाता है। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. तो मछली को कुछ और भी दूसरे फिन्स भी होते हैं जिनसे वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाती है उस डायरेक्शन में जहाँ वो स्विमिंग कर रही होती है। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet to help them move easily in the water? क्या आपने कभी जो डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, जब वो स्विम करने जा रहे होते हैं वाटर में तो वो अपने पैरों पर फ्लिपर्स पहनते हैं फिन की तरह, इससे उन्हें वाटर में मूविंग करने इजी हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। हाउ डू स्नेक्स मूव? स्नेक्स किस तरीके से चलते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर? क्या आपने कभी सांप को रेंगते हुए देखा है? डज इट मूव स्ट्रेट? फिगर 8.25। ये फिगर 8.25 है। क्या जो सांप है वो एकदम सीधा चलता है? नहीं। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होता है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। और उसमें छोटे छोटे बहुत सारी थिन मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थॉट दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। और यही छोटी छोटी मसल्स, जो पतली मसल्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं पर बहुत दूर दूर। Muscles also interconnect the bone, rib and skin. और जो मसल्स हैं वो बैकबोन, रिब्स और स्किन से भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। तो जो स्नेक बॉडी है, जो स्नेक है, वो किसी भी तरीके के कर्व में मूव कर पाता है। Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against ground. तो जो हर एक लूप है वो स्नेक को धक्का सा देती है। जिस तरीके से जो सांप है वो बहुत जल्दी जल्दी भाग पाता है पर ये कभी भी सीधा नहीं चलता, ये हमेशा टेढ़ा ही होकर चलेगा। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट दिस push. The snake moves forward very easy and not in straight line. तो इसमें भी यही बोला जा रहा है कि जो स्नेक की बॉडी है वो बहुत सारे लूप्स बनाती है और हर एक लूप से सांप को पुश करती है और फिर सांप बहुत तेज़ गति में भाग पाता है पर एक लंबी स्ट्रेट लाइन में नहीं भाग पाता। We have learned about the use of bones and muscles for the movements of different animals. अब हमने बहुत सारी मसल्स
और बोन्स के बारे में जाना, और इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे एनिमल्स की मूवमेंट्स के बारे में भी जाना। पहेली एंड बूझो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। तो पहेली और बूझो ने अभी तक जो भी पढ़ा उसके बारे में उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स। तो जिस तरीके से पहेली और बूझो के मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं, इसी तरीके से आपके माइंड में भी बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। द एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल in his book Gate of Animals asked himself these questions। तो इसी तरीके से जो पहले का ग्रीक था, वहाँ के एक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी गेट ऑफ एनिमल, और उनने इसी तरीके के क्वेश्चंस इस बुक में अपने आप से किए हैं। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव, एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। जैसे कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स क्यों होते हैं, और ये जो विशेष अंग हैं वो एनिमल्स को किस तरीके से मूव करने में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। और अलग अलग एनिमल्स के इन बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस हैं। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग प्लेस टू प्लेस, और कितने बॉडी के पार्ट्स एक डिफरेंट एनिमल्स को चाहिए होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने में। वाई 2 legs for humans and four cows and buffaloes, और ह्यूमंस के 2 लेग पर काऊ और बफेलोज के 4 लेग्स क्यों होते हैं। मैनी एनिमल्स सीम टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स, वाई, और बहुत सारे एनिमल्स एक समान संख्या पाई जाती है उनके लेग्स की, ऐसा क्यों। वाई इज द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम डेट आवर आर्म्स। तो हम जो जिस तरीके से हमारे लेग मुड़ते हैं वो हमारी आर्म से अलग क्यों हैं। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस शायद इन इस चैप्टर में जो हमने एक्टिविटीज़ की थी, इन्हीं एक्टिविटीज़ के दौरान हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हों, और हम ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके इसका पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। थैंक यू।